Assalamu alaikum and good morning. For a soldier, no player exceeds witnessing commissioning of smartly turned out young cadets radiating immense energies and promise for a very bright future. Today's display of professionalism and discipline demonstrates that our sons and daughters are ready like always to ensure the security, peace, progress and prosperity of this great country. You are the center of our hopes, the sentinels of our skies and the guarantors of our territorial integrity. You would be expected to live by the virtues of character, courage and competence, and your conduct would mirror not only your personal ethos but also that of your revered institution. You will shed your sweat and blood for the dignity of your motherland and will never hesitate. खिलवाड़ हो रहा है और मुल्क के अदालतों के ऊपर जो दबाव है और जिस तरह इस्लामाबाद के जजेस की शिकायत आई है, कंप्लेंट्स आई सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से इस वक्त ज़रूरत है कि इंकलाब एक मुनज़्ज़म तौर पर उठे और अपनी जुडिशरी के साथ वो अपना इत्तेहाद और अपना यकजहती का मुजाहरा करें। ये हमारा जरगा है। डिटेल बात है तो मैं अजीज़ साहब को छोड़ूंगा, वो ज़्यादा बातें करेंगे ताकि एक्सप्लेन करें। लेकिन सिर्फ ये बात इस वक्त अगर आपकी ठीक है, आपकी तंजीमें हैं, आपकी जो है ना जहाँ भी पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स आप अपना करते रहे, लेकिन एक चीज़ पे तो आपका इत्तेफाक है कि जितनी भी यहाँ जो लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है। जिस तरह अवाम के मैंडेट को, ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं है कि आप कहें कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट को चोरी किया गया, ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं है, ये अवाम के मैंडेट के ऊपर टाका डाला गया है। यानी फॉर्म 45 में एक रिजल्ट है और 47 में दूसरा। अवाम ने किसी एक को वोट दिया है और असेंबली में कोई और नुमाइंदा बैठा है। कभी इस तरह हुआ है, यानी एक आदमी वो मुंतखब ही नहीं है, वो रिजेक्टेड है और इसके बाद वो असेंबली में बैठा है। वो किस मतलब उसके पास कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई अखलाकियात ही नहीं है, उनकी अपनी ज़मीर भी उसको आवाज़ नहीं देती और इसकी बुनियाद पे फिर मुझे बताएं कि तो ख़त्म होना है। अब तो हम ये कहने पर मजबूर हो गए, एक ना एक दिन तो ख़त्म होना है। मगर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि पिछली तारीख पर वो किस अंदाज में एविडेंस को रेंगते और ना सवाल का जवाब दिया। तो क्या अचीव किया प्रोसिक्यूशन ने? कुछ नहीं। सरकार देखें, मैं आपको एक बात बता देता हूँ साकिब साहब अपने तजर्बे से, जब सरकार जितनी लंबी बहस करती है ना, समझे उतना ही केस कमजोर है, संभालने की कोशिश कर रही है। सरकार की बहस हमेशा बड़ी मुख्तसर होती है, टू द पॉइंट होती है, फेटल ब्लोज दिए जाते हैं कि ये हमारे कनेक्टिंग एविडेंस हैं। वो तो कहते हैं हमें मुझसे भी ज्यादा उन्होंने डबल टाइम लेना है। तो आज उन्होंने फिर रेंगते पार्ट हर्ड करके तो मंडे के लिए चले जाना है। पर देखें, इससे एक तासुर तो ये भी लिया जा सकता है कि ऑनरेबल जजेस अभी तक अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर रहे हैं, जो उनका राइट है जी, बिल्कुल, कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद मेन अपील है। मगर बात एक ही है, वो हर कोई गुजरता हुआ मुझे आम इंसान एक ही बात पूछता है, वो मुझे कैसी टिप देता है जो शायद कोई उस्ताद भी ना दे सके। वो कहते हैं आप एक ही बात बार बार क्यों नहीं पूछते कि साइफर के दर। अच्छा, एक सवाल है मेरा, वो कुछ कानूनी भी है और कुछ सियासी भी है, मिला जुला। चलें। नवाज शरीफ साहब को जब सजाएं हुई थी ट्रायल कोर्ट से, वो हाई कोर्ट में मामला आए तो उन्होंने अपनी सजाएं मुअत्तल करवाई, जमानतें ली, साइड पे हो गया और वो अपीलें जो है उन्होंने कहा अपने टाइम पे लगेगी। तो जब हालात फेवरेबल हुए तो अपीलें लगी, तो अपीलें एक दिन में उनके हक में आ गई। आपको लगता है कि आप अगर यहाँ से फेवर लेके ऊपर जाएंगे तो ये कहीं कानूनी से ज्यादा कोई सियासत की नजर ना हो जाए और वहाँ को ठप्पा ना लग जाए आप पे सुप्रीम कोर्ट से? क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है? देखिए, वो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, हर किसी की अपनी हिकमत अमली होती है। देखिए, मैंने
केस को देखना है प्रोफेशनल एंगल से। पॉलिटिकल एंगल्स तो जो हैं वो तो आपके सामने चल ही रहे हैं कि साइफर का केस 4 दफा, आज आपने पूछा ना कि आज किस केस में आए हो, तो मैंने कहा चौथी प्रोसिक्यूशन है। तो साइफर का केस भी ये तीसरी दफा जो है वो जज साहब ने ये ट्रायल मुकम्मल किया, जैसे भी उन्होंने मुकम्मल किया है, जिन हालात में भी किया। इतना ऑब्जेक्शनेबल केस है, इस केस ने इतनी तवज्जो हासिल की है नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल। इससे पाकिस्तान की बदनामी और सुना देता हूँ, एक शहबाज शरीफ साहब का बयान है और वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि करप्शन के खरबों रुपए वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे वापस ला रहे हैं खरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं जो? कैसे एवन फील्ड डिपार्टमेंट कैसे बनाए गए थे, उनसे ला रहे हैं आप। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करके 16 अरब रुपए बाहर गए, फिर आए, फिर गए, वो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई थी वो बाहर से वापस ला रहे हैं। कौन से आप अरबों रुपए बाहर से लेकर आ रहे हैं? किसके हैं? कहाँ पड़े हुए हैं? कौन है जो यहाँ से माल बना के बाहर रख के ले गया? इमरान खान के हैं, बताइए कहाँ हैं, कितने हैं, किस शक्ल में हैं? कैश की शक्ल में हैं, प्रॉपर्टी बना ली है, कुछ सारे महल बना लिया है। किसके पैसे हैं जो आप शहबाज शरीफ साहब बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, खरबों रुपए? और वो जो आपके पैसे हैं बाहर पड़े हुए आपके खानदान के, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फिर वो कहते हैं करप्शन यूनिवर्सिटियों के हवाले से हम एक बात करेंगे, चूँकि यूथ की बात होती है और अब माशरे में यानी यूथ की तादाद काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और जब 18 से शुरू हो तो फिर तो मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन यूथ तो यानी हमारे यूनिवर्सिटियों में है, कॉलेजों में है अक्सरियत, और फिर उनके लिए यानी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है कि यूनिवर्सिटियों में तो वाइस चांसलर ही नहीं है। माली तौर पे यूनिवर्सिटियाँ ठप होके रह गई, उसकी तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि आपके पास यूथ के लिए क्या प्रोग्राम है, यानी जहाँ से यूथ उभर के सामने आते हैं वही बुनियाद कमज़ोर है, तो कहाँ से उनको यानी यूथ को हम सीधा रास्ता दिखाएंगे और उनको यानी एक रोशन मुस्तकबिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि यूनिवर्सिटियों की सतह पे जो आज हमारी तमाम यूनिवर्सिटियाँ वाइस चांसलरों की बगैर चल रही हैं, तो किस इंतज़ार में ये लोग बैठे हैं? क्यों वाइस चांसलर ये नहीं लगाते? और क्यों नहीं लगाते? क्या अपने मर्जी के इंतज़ार में हैं? जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं को लगा दें। अगर ये लोग सवाल करते हैं तो हमारे वक्त में ये यूनिवर्सिटियाँ थी ना, कोई यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के बगैर नहीं थी, कोई भी माली यानी मुश्किलात से दो चार नहीं थे। तो अचानक ये नज़ला कहाँ से उन पे पड़ा कि आज यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर भी नहीं है और माली हालत भी ख़राब है और तलबा पे इतने फीस यानी उन पे इजाफी यानी उनसे फीस लिए जाते हैं कि वो तो फीस अदा करने के काबिल नहीं। तो ये तमाम अगर यूथ की तरफ हर हुकूमत चाहता है कि मैं यूथ के साथ, बदकिस्मती से यूथ को भी सोचना चाहिए कि उनका प्रोग्राम किस पार्टी के पास है। यूथ का प्रोग्राम अगर है तो ये तो अवामी नेशनल पार्टी के पास है, और ये यूथ की बात हम आज नहीं कर रहे, ये तो 1930 में बादशाह खान ने बुनियादी तौर पे यूथ लीग बनाई थी और वहां से हमने आगाज किया था। हमने हमेशा उसकी जरूरत महसूस की। यूथ के बगैर माशरा नहीं चलता, तहरीकें भी नहीं चलती।
ہوش کے لیے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہم جیسے بوڑھوں کی, اور بہت یعنی ہمارے تجربہ کار قائدین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جوش کے لیے پھر یوتھ کی ضرورت ہوتی ہے. جوش اور ہوش ہو تو تحریکیں چلتی ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یوتھ کی اگر کوئی حکومت دعوے دار ہے کہ ہم یوتھ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے عملاً. یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست دشمن کو پہچانے. انشاءاللہ ہم نے یہ آواز اب بھی اٹھائی بھی ہے, اور ہم عملی اقدامات بھی کریں گے. اگر یوتھ کے حوالے سے کسی بھی سطح پہ ان کی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی اس کے لیے میدان میں ہوگی, کیونکہ یہ ہماری نئی پود ہے اور یہ ہمارا مستقبل ہے. اس کے لیے لازمی طور پہ ہم جتنا بھی جتن ہو سکے ہم کریں گے.